मेरा नाम विहान है। उम्र 32 साल। लोग मुझे एक सुलझा हुआ कामयाब इंसान मानते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है जिसे मैं आज तक किसी से कह नहीं पाया। मेरी शादी कोई रिश्ता नहीं थी, बल्कि हालातों का बोझ थी जिसे मुझे उठाना पड़ा। शादी की रात ही मैंने अपनी पत्नी से साफ शब्दों में कह दिया कि वह इस रिश्ते से कोई उम्मीद ना रखे। मैंने उसे यह भी जता दिया कि मैं उसे पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा जिसकी वह हकदार होती है, क्योंकि मेरे लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता थी, दिल से स्वीकार किया हुआ रिश्ता नहीं। मेरे शब्द कठोर थे, लेकिन उस समय मेरे भीतर की उलझन और हालातों की मजबूरी उनसे कहीं ज़्यादा कठोर थी। मैंने आगे कहा था कि इस समझौते वाली शादी की वजह से उसे मेरी ज़िंदगी पर कोई अधिकार नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगा, जैसे चाहूँगा जाऊँगा। उस पल मुझे ये एहसास भी नहीं था कि मेरे ये शब्द सामने खड़ी उस मासूम लड़की के दिल को कितनी गहराई से जख्मी कर रहे हैं। ये शादी सिर्फ समाज और परिवार की बदनामी से बचने के लिए की गई एक मजबूरी है। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर चला गया था। पीछे दुल्हन बनी बैठी वह लड़की खामोश थी, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि उसकी ज़िंदगी का फैसला उसकी मर्जी से नहीं हुआ। दरअसल उस दिन मंडप में बैठने वाली लड़की कोई और थी। मेरी तय की गई मंगेतर एम वक्त पर घर छोड़कर चली गई। रिश्तेदारों की भीड़, सवालों की बौछार और बदनामी का डर सबको एक साथ टूट पड़ा था। उसी अफरा तफरी में यह तय कर लिया गया कि उसी जगह उस लड़की को बैठा दिया जाए जो उस पल तक सिर्फ एक विकल्प थी, और कुछ ही देर में मेरी पत्नी कहलाने लगी। अगली सुबह घर बिल्कुल शांत था। मैं जल्दी निकल गया और वह भी अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जा चुकी थी। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में मेरी ज़िंदगी एक और झटका देने वाली है। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा और पहली बार क्लास में बतौर प्रोफेसर कदम रखा, तो सामने बैठी उस लड़की को देखकर मेरी सांसें अटक गई। वह लड़की जो रात भर मेरे कमरे में चुप बैठी थी, अब मेरे सामने एक स्टूडेंट की तरह बैठी थी। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी, और मेरी हालत उससे अलग नहीं थी। मैं उसके पास गया और बहुत धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा कि यहाँ हमारे रिश्ते का जिक्र किसी से मत करना। उसने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि पीछे बैठा एक छात्र ये सब देख रहा था। और उस पल उसने हमारी तस्वीरें अपने फ़ोन में कैद कर ली, और अगले ही पल उस छात्रा ने उस शाम घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मैंने पहली बार खुलकर विरोध किया और कहा कि अब ये दबाव मुझसे नहीं सहा जा रहा। सामने बैठे शख्स ने गुस्से और ताने से भरी आवाज़ में कहा, तुम जैसे बच्चे जिद की बात ही मत करो जो अपने पिता को अकेला छोड़कर बाहर की दुनिया में ज्ञान बांटते फिरते हैं। उन्हें परिवार की जिम्मेदारियां याद नहीं आती। अपनी ही कंपनी के दुश्मनों को सलाह देकर नाम कमाने में शर्म महसूस नहीं होती क्या? गुस्से में उन्होंने पास पड़ी चप्पल मेरी ओर उछाल दी। मैंने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। माहौल हल्का करने की कोशिश करने में मैंने मुस्कुरा कर कहा, मम्मी जरा इन्हें समझाइए। मैं किसी बिजनेस डील के बदले अपनी ज़िंदगी का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन वह चुप रही। शायद वह दोनों के बीच आकर आग में हाथ नहीं डालना चाहती थी। अचानक वो उठे और मेरी ओर बढ़ते हुए बोले कि बहुत बोलने लगा है तू। मैंने पीछे हटते हुए तंज में कहा, देखिए मम्मी, ये तो आपको छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। आप चाहे तो केस कर दीजिए, वकील मैं खुद बनूंगा। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए मुझे देखते रह गए, जैसे समझने की कोशिश करे हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ या सच में हद पार कर चुका हूँ। इसके बाद वह अचानक शांत हो गए। सोफे पर बैठकर कुछ नहीं बोले। वही खामोशी जो शब्दों से ज़्यादा भारी होती है। मैं समझ गया था कि ये गुस्से से ज़्यादा भावनात्मक दबाव था। मैं उनके सामने बैठ गया, उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि मुझे किसी फ़ायदे या समझौते के लिए शादी करने पर मजबूर मत कीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहता हूँ, एक ऐसा रिश्ता जैसा आप दोनों का रहा है। मैं भी वही सुकून चाहता हूँ, वही अपनापन। मैं उनके सामने बैठा था। मेरी उंगलियां अनजाने में उनकी हथेलियों से सिमट गई थी, और मैंने नज़रें उठाकर उनकी ओर देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन भारी आवाज़ में बोले, हमारे समय में हालात कुछ और थे। आज की लड़कियां अलग हैं। बस एक बार उनसे उनसे मिलोगे तो तुम्हारा नज़रिया भी बदल जाएगा। कब तक इतनी ऊंची उम्मीदों की सूची लेकर एक परफेक्ट इंसान की तलाश करते रहोगे? तुम्हारी शर्तें सुनकर तो लगता है जैसे कि तुम किसी इंसान को नहीं, किसी मशीन को ढूंढ रहे हो जो समझदार हो, साथ निभाए, तुम्हें चुनौती भी दे और तुम्हारे फैसलों पर सवाल भी ना उठाए। ऐसी लड़की ज़िंदगी भर ढूंढते रहोगे तब भी नहीं मिलेगी। उन्हें याद दिलाया कि मुझे सोचने के लिए सालों दिए गए थे, और अब मेरी उम्र भी उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उन्हें मेरी ज़रूरत है, घर में भी और कामकाज में भी। उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी से शादी कर लूँ तो सब कुछ आसान हो जाएगा, काम भी संभल जाएगा और घर हरा भरा भी रहेगा। उनकी आवाज़ में पहली बार सख्ती के साथ थकान भी थी। मैंने फिर लंबी सांस ली।
सच कहूँ तो मैं खुद भी अंदर से टूट चुका था। मैं उन्हें और निराश नहीं करना चाहता था। आखिरकार मैंने सर हिला दिया। मेरी आवाज़ सपाट और कठोर थी जब मैंने कहा कि ठीक है, जैसा आप चाहते वैसा ही होगा। इसके बाद मैं बिना पीछे देखे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मेरे जाने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि भावनाओं के सहारे किसी को इस तरह मजबूर नहीं करना चाहिए। जवाब में सिर्फ यही सुनाई दिया कि मुझे समझना आसान नहीं है। अगर मुझ पर दबाव ना बनाया जाता तो मैं कभी इस रास्ते पर नहीं आता। उसी बीच सवाल उठा कि वह लड़की आखिर है कहाँ, जिसकी वजह से ये सब हुआ। माहौल अचानक गर्म हो गया। अगले ही पल गुस्से ने सारी हदें पार कर दी। कहा गया कि मेहमान बाहर इंतजार कर रहे हैं, बारात लौटी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह भी कहा गया कि माफ़ी मांगने का अब कोई मतलब नहीं है। हालात ऐसे बना दिए गए कि किसी के पास सोचने का वक्त नहीं बचा था। मैं बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। दिल खुश भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत जरूर थी कि जिस शादी से मैं बचना चाहता था वह अक्सर टूट ही रही है। तभी एक आवाज़ आई, शादी नहीं रुकेगी। अगर तय की गई लड़की नहीं आएगी तो उसी घर की दूसरी लड़की से ये रिश्ता तय होगा। धमकी साफ थी और सबके सफ़ेद चेहरे पड़ चुके थे। उसी पल में कमरे की तरफ पानी की ट्रे लेकर बढ़ रहा था। जैसे ही कानों में कुछ टूटी फूटी बातें पड़ी, मेरे कदम वही जम गए। जो सुना उसने मेरे हाथों की पकड़ ढीली कर दी। ट्रे फिसल कर जमीन पर जा गिरी और पानी चारों तरफ फैल गया। कमरे में मौजूद सब लोगों की निगाहें एक साथ मेरी तरफ उठ गई। मेरी आंखें फैल गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। आवाज़ में घबराहट थी, आंखें नम थी। मुझे लगभग खींचते हुए कमरे के अंदर ले जाया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। भारी आवाज़ में कहा गया कि सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। वह लड़की पहले से किसी और को चाहती थी। उसे समझाने की कोशिश हुई, हालात संभालना चाहा, लेकिन अब मामला सिर्फ रिश्ते का नहीं, पूरे परिवार की इज्जत और भविष्य का बन चुका है। अगर ये शादी नहीं हुई तो बदनामी और नुकसान तय था, और इस पूरे तूफान के बीच फैसला लेने वाला सिर्फ मैं था। मेरे भीतर विरोध करने की ताकत नहीं बची थी, क्योंकि माँ और पिता की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थी। उनकी दुनिया मेरे एक इंकार से बिखर जाए, यह सोच ही मुझे तोड़ देने के लिए काफ़ी थी। मैंने भारी मन से सर झुका दिया। मेरी हाँ किसी खुशी का इजहार नहीं थी, बस एक मजबूरी थी। उसी पल तय हो गया कि मैं उस रिश्ते का हिस्सा बनने जा रहा हूँ जिसे मैंने कभी दिल से स्वीकार ही नहीं किया था। शादी के बाद जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो सब कुछ अजनबी सा लगा। सजा सवरा कमरा, परफेक्ट चीज़ें, लेकिन मेरे भीतर अजीब सा खालीपन था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी और की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती रख दिया गया हूँ। मैं चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तभी उसके कदमों की आहट सुनाई दी। न जाने क्यों मैंने अनजाने में आंखें मूंद ली। वह सामने थी, शांत संजीदा, लेकिन आंखों में एक अजीब अनकहा डर। मैंने खुद को संभाला। बिना किसी अनावश्यक बात के साफ और ठोस लहजे में मैंने अपनी सीमा तय कर दी। मैंने कह दिया कि यह रिश्ता सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा। न उससे कोई उम्मीद होगी, ना कोई दखल। ये फैसला मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन हालात ने पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया था। इतना कहकर मैं कपड़े बदलने दूसरी तरफ चला गया। मन ही मन ये एक बात घूम रही थी, जैसे ये शब्द मैंने शौक से चुना हो। सच ये तो यही था, मुझे पहले ही अंदेशा था कि यही होने वाला है, इसलिए किसी भी तरह की उम्मीद को मैंने खुद ही दबाव डाल दिया था। लौट कर आया तो देखा वह चुपचाप सोफे पर लेटने की तैयारी कर रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें दो अजनबी एक ही छत के नीचे सांस ले रहे थे। कुछ देर बाद मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैं 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा, फिर खुद को वहीं रोक लिया। हल्की रोशनी में वह सोफे पर गहरी नींद में थी। मेरी नज़र अनचाहे ही उसी तरफ चलेगी। मैं खुद को रोकना चाहता था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए जैसे वक्त थम गया। मुझे ये एहसास होते ही कि मैं गलत दिशा में सोच रहा हूँ। मैंने तुरंत नज़र हटा ली। गले में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। खुद पर झुंझलाकर मैंने तौलिया एक तरफ उछाला और बेड पर आकर बैठ गया। ये बात मुझे अंदर तक चिढ़ा रही थी कि एक अजनबी की मौजूदगी मेरे मन को इस तरह डगमगा रही है। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं मोबाइल उठाकर बेवजह मेल्स देखने लगा, लाइट बंद की और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार आंख खुलते ही नज़र उसी की तरफ चली जाती थी। आखिरकार मैंने कंबल मुंह पर ओढ़ लिया, जैसे अपनी ही सोच से भाग रहा हूँ। सुबह जब मेरी नींद खुली तो कमरा खाली था। एक पल के लिए राहत महसूस हुई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमरे में जैसे माँ आई, मैं तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ। उनके सामने बैठा रहना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने अंदर से सिर झुकाया। माँ की निगाह मुझ पर ठहर गई। आंखों में सवाल थे, लेकिन गुस्सा नहीं। शायद माँ होने के नाते वह समझ रही थी कि हालात मेरी पकड़ से बाहर जा चुके हैं। उनके चेहरे की सख्ती में भी एक माँ की चिंता साफ दिख रही थी। माँ ने शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा कि लड़की के लिए ज़रूरी कपड़े और सामान का इंतज़ाम कर दिया गया है। फिर उन्होंने मुझे देखते हुए साफ शब्दों में समझाया कि अब हालात जैसे भी हों, मुझे अपनी जिम्मेदारी और मर्यादा दोनों निभानी होगी। उनकी बातों में डांट कम और सीख ज़्यादा थी। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि जानता था कि माँ जो कह रही है वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस लड़की की इज्जत के लिए भी जरूरी है। मैंने माँ को भरोसा दिलाया
कि मेरे किसी भी व्यवहार से उस लड़की को असहज महसूस नहीं होगा। वह इस घर में है तो उसकी गरिमा मेरी जिम्मेदारी है। माँ ने मेरी ओर एक गहरी नज़र डाली, जैसे ये परख रही हो कि मैं उनकी बात समझ पाया हूँ या नहीं। फिर बिना कुछ और कहे वह बाहर चली गई, लेकिन उनके शब्द मेरे भीतर तक गूंजते रहे। अगले दिन मैं समय से तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका था। चेहरे पर एक सामान्य सी गंभीरता थी, लेकिन भीतर चल रहा था तूफान, सिर्फ मैं ही जानता था। कैंपस में कदम रखते ही कई जानी पहचानी निगाहें मुझ पर ठहर गई। कॉरिडोर से गुजरते हुए सामने से मिस्टर मल्होत्रा आते दिखे। डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर थे। मुझे देखते उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। अरे मिस्टर विहान, आप आज कॉलेज आ गए, उन्होंने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा। आपको तो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर होना चाहिए। नई नई शादी हुई है आपकी। उनकी बात सुनकर मेरे होठों पर एक झूठी मुस्कान आ गई। मन ही मन में खुद से बोला, मेरी शादी किन हालातों में हुई है ये अगर उन्हें पता चल जाए तो शायद ये सवाल ही ना करें। लेकिन बाहर से मैंने खुद को पूरी तरह संभाले रखा था। जी नहीं सर, मैंने शांत लहजे में जवाब दिया। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए आना जरूरी था। और वैसे भी मेरी वाइफ ने हनीमून अभी पोस्टपोन कर दिया है, हम 1 महीने बाद जाएंगे। मिस्टर मल्होत्रा ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। शायद उन्होंने मेरी मुस्कान के पीछे की थकान महसूस कर ली, या फिर मेरा ही वहम था। मैं सीधे परीक्षा हॉल की तरफ बढ़ गया। घंटी बजते ही सन्नाटा छा गया। इनविजिलेटर के रूप में अंदर दाखिल होते ही मैं पूरी तरह प्रोफेशनल रहने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए ज़रूरी था कि आज कोई भी मेरी निजी ज़िंदगी की परछाई मेरे काम पर न पड़े। मैंने सख्त आवाज़ में सभी स्टूडेंट को निर्देश दिया और पेपर बांटना शुरू किया। एक एक बेंच के पास रुकते हुए जब मेरी नज़र सामने वाली बेंच पर गई तो मेरे कदम लगभग थम से गए थे। वहाँ बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। वही चेहरा, वही खामोशी, वही झुकी हुई नज़रें। एक पल के लिए दिल जोरों से धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। यहाँ वह मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक सिर्फ स्टूडेंट थी, और मैं उसका प्रोफेसर। मैंने बिना किसी भाव के उसके सामने पेपर रखा। हमारी निगाहें एक पल के लिए मिली, फिर दोनों ने ही नज़रें हटा ली। उस पल में जो असहजता थी उसे शायद कोई और महसूस नहीं कर पाया, लेकिन मेरे भीतर कुछ टूट सा गया था। पेपर बांटते हुए मैंने खुद को बार बार याद दिलाया कि मुझे अपनी सीमाएं नहीं लांघनी है। यह रिश्ता हालात की देन है और कॉलेज की चारदीवारी के भीतर सिर्फ मेरा फ़र्ज़ मायने रखता है। मैं आगे बढ़ गया, लेकिन मन का एक हिस्सा वहीं उस बेंच पर अटका रह गया। मैं बार बार अपनी नज़रें उसी बेंच पर टिका रहा था। भीतर का अजीब सा घबराहट और बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों थी। थोड़ी देर पहले तो मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर यह दृश्य मेरे होश पर भारी पड़ रहा था। अगर मैंने अभी कुछ पूछने की कोशिश की तो क्या कहता। और सबसे बड़ी बात, मुझे उससे मिलने के बस कुछ ही घंटे हुए थे। शादी की रात ही उसे देखा और उससे पहले मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था। मुझे यह भी अचानक याद आया कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उसका पूरा परिवार मेरे परिवार के संपर्क में था, और मैं मानकर चल रहा था कि ये सब उसी के इर्द गिर्द होगा। लेकिन अब जो हो चुका था, उस लड़की की जगह वही सामने खड़ी थी, जो अब मेरी पत्नी के रूप में मेरी स्टूडेंट बन चुकी थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। खुद से कहा, विहान, यह परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम सिर्फ प्रोफेसर के रूप में यहाँ हो, और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी प्रोफेशनल इमेज बनाए रखो। लेकिन हर बार मेरी नज़र उसकी ओर जाती, मन के भीतर एक अजीब सी हलचल होती। पेपर बांटते हुए जब मैं उसके पास आया तो मैंने कोशिश की कि कोई भावना दिखाऊं, पर उसके शांत और आत्मविश्वासी अंदाज को देखकर मैं बार बार अपनी सांस रोक लेता। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि समय समय वहीं ठहर गया। मैं खुद से कहता, बस ये सिर्फ कॉलेज है, उसे स्टूडेंट समझो, अपनी भूमिका निभाओ। फिर भी दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्यों यहाँ पर? मेरी पत्नी अब मेरी स्टूडेंट कैसे हो गई? ये सब कैसे हो गया? हर बार जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती तो मैं अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जल्दी से आगे बढ़ता, पर अंदर का संघर्ष कम नहीं हो रहा था। उस दिन की क्लास के हर पल में मैं उसे बार बार देख रहा था। आंखें मिलती मैं तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर ले जाता। मुझे समझ में आ गया था ये हालात कितने जटिल हैं। मुझे हर कीमत पर खुद को अपनी भूमिका को संतुलित रखना होगा। मेरी भीतर का ये अजीब सा तनाव, उत्सुकता और बेचैनी सारी क्लास के माहौल के बीच छुपी हुई थी। मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी परेशानी घेरे हुई थी। डर इस बात का नहीं था कि कॉलेज में कोई सवाल उठेगा। डर इस बात का था कि कहीं वह हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ बता ना दे। अगर किसी को ये पता चल गया कि मेरी दुल्हन शादी की रात भाग चुकी थी और हालात मुझे इस शादी में बांध दिया, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शायद इसी डर ने मुझे उसकी तरफ खींचा था। इसी वजह से मैं परीक्षा के दौरान उसकी बेंच के पास रुका। बाहर से सख्त और प्रोफेशनल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने बहाने से उसकी सीट के नीचे इशारा करते हुए कहा कि उसने यहाँ पर क्या छुपा रखा है। क्या वह चीटिंग कर रही थी? मुझे पता था कि वह चीटिंग नहीं कर रही थी, लेकिन यह सवाल सिर्फ उससे बात करने का एक जरिया था। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, सर ये चीटिंग नहीं कर सकती, ये तो क्लास की टॉपर है। उसकी बात सुनते ही मेरी नज़र अन्यासी सामने बैठी अंजलि पर चली गई। वह मेरी पत्नी थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह सिर झुकाए बैठी थी। उसकी झुकी हुई नज़रें जब धीरे से मेरी ओर उठी तो कुछ पल के लिए मैं खुद पर काबू खो बैठा।
मैं तुरंत होश में आया और झुककर बहुत धीमी आवाज़ में उसके कान के पास कहा, ध्यान रखना हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन कॉलेज में किसी और को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मेरी आवाज़ में सिर्फ चेतावनी थी, धमकी नहीं। लेकिन उस वक्त मुझे ये एहसास नहीं था कि पीछे बैठा कोई स्टूडेंट चुपके से मोबाइल निकाल कर हमारी तस्वीरें ले रहा है। पेपर खत्म हुआ, वह शीट जमा करने आई। मैंने पहली बार ध्यान से उसका पेपर देखा, साफ सुथरा और आत्मविश्वास से भरा। ये मानना पड़ा कि ये सच में टॉपर थी। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह बिना कुछ कहे बाहर चली गई। हॉल के बाहर मेरी नज़र एक लड़के पर गई, तुषार। उसके चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह अंजलि के बहुत करीब खड़ा था। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि वह उसकी कलाई थामे उसे लंच के लिए बाहर ले जा रहा था। अंजलि ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने जैसे जानबूझकर उसकी बात अनसुनी कर दी। ये सब मैं दूर से देख रहा था और भीतर गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। कुछ देर बाद बहाने से मैं उसी तरफ गया। मिस अंजलि, आपकी पानी की बोतल क्लास में रह गई थी, मैंने कहा। मेरी बात पूरी होने से पहले ही तुषार ने मेरी तरफ घूरते हुए मेरे हाथ से बोतल छीनी और खुद पानी पी लिया। उस पल मेरी आंखों में जो गुस्सा आया उसे शायद मैं ही समझ सकता था। मैंने खुद को रोका और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। शाम को जब मैं कॉलेज से घर वापस पहुंचा तो देखा कि अंजलि माँ के साथ बैठी धीरे धीरे बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने नज़रें झुका ली, जैसे कुछ छुपा रही हो। माँ ने मेरी तरफ देखकर प्यार से कहा कि खाना लगा है बेटा, खा लो। लेकिन सच ये था कि मुझे भूख नाम की कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही थी। कॉलेज में मैंने जो देखा वो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। वह लड़का, उसका अंजलि के पास इतना होना और अंजलि का उसे पूरी तरह रोक ना पाना। गुस्सा भीतर ही भीतर उबाला मार रहा था, मगर मैंने खुद पर काबू रखा और बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही अंधेरा था और उसी अंधेरे में मेरे मन के सवाल और भी गहरे हो गए। मैं खुद से लड़ रहा था। मैंने ही तो उससे कहा था कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कि हम दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी है। तो फिर मैं उससे किस हक से सवाल करूं? लेकिन अगले पल दूसरा ख्याल उभरा। अब वह मेरी पत्नी है, चाहे हालात जैसे भी हो, और ये जानने का हक तो मुझे है कि वह लड़का आखिर था कौन। इन्हीं उलझे ख्यालों में था कि कमरे की लाइट जली और अंजलि अंदर आई। जैसी वह से गुजरने लगी, मैंने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। वह अचानक हुए इस व्यवहार से चौंक गई और मैं उसकी आंखों में वही घबराहट देख रहा था जो शायद मेरे भीतर भी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, आवाज़ सख्त लेकिन नियंत्रण रहे। मैं उससे कुछ पूछना चाहता, बहुत कुछ, मगर शब्द गले में अटक गए। मैं खुद हैरान था कि जिसे मैं दिन भर खुद से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, उसी को इस तरह अपने करीब खींच लिया। मैंने दांत भींचते हुए पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? उसने तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश की और सख्त आवाज़ में बोली, आपको इससे क्या मतलब? आपने खुद कहा था कि हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देंगे। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। मैंने धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पत्नी का हक नहीं दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और को हक दो। मेरी ज़िंदगी में तुम दखल नहीं दोगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में सवाल पूछने का हक मैं रखता हूँ। मेरे शब्दों में गुस्सा भी था और अधिकार भी, जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रहा था। अंजलि की आंखों में आक्रोश था। उसने साफ कहा, पहले अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए। आप जो कह रहे हैं वह लिमिट के बाहर है। उसकी बातों ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और खुद से ही कहने लगा कि यह लड़की मुझे एक दिन में इस कदर परेशान कर देगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी मैंने खुद पर काबू करने की कोशिश की और मन ही मन खुद से कहा कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ। अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे उसे मेरी पत्नी बने हुए, और मैं इस तरह के सवाल, इस तरह का अधिकार जता रहा था। ये बात मुझे खुद ही अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे मैंने ही साफ कहा था कि इस रिश्ते से दूरी बनाए रखे और मैं उसे पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा और हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। फिर ये बेचैनी, ये सवाल, ये जलन, ये सब मेरे भीतर क्यों उठ रहे थे? मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था उतना ही नाकाम हो रहा था। मुझे साफ लगने लगा था कि अगर वह मेरे सामने और देर तक रही तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और ऐसी बात कहे बैठूंगा जिसका मुझे बाद में पछतावा होगा। यही सोचकर मैं बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। बाहर की ठंडी हवा भी मेरे दिमाग की गर्मी कम नहीं कर पा रही थी। अगले दिन मैं सामान्य से कहीं ज़्यादा जल्दी उठ गया और बिना कुछ कहे कॉलेज के लिए निकल गया। खुद को काम में उलझाना ही उस वक्त मुझे सही लगा। कॉलेज पहुंचकर मैं छात्रों के नोट्स चेक कर रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी। पलट कर देखा तो शनाया खड़ी थी। उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई अभी मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था और वह छुट्टियां मनाने के लिए शिमला गई हुई थी। मुझे देखते ही वह उत्साह से मेरे पास आई और बोली, विहान सर, आप कैसे हैं? मैंने आपको कितनी कॉल की थी। उसकी बात सुनते मुझे याद आ गया कि कॉलेज के दिनों में शनाया उन गिनी चुनी छात्रों में से थी जो मुझे भीतर ही भीतर बहुत पसंद आ गई थी। कई बार दिल ने चाहा कि उससे अपने मन की बात कह दूं, लेकिन एक प्रोफेसर और छात्रा के बीच की मर्यादा हर बार मुझे रोक लेती। इसलिए मैं जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखता। मैंने खुद से तय कर लिया था कि अगर कभी परिवार वाले मेरी शादी की बात करेंगे तभी मैं शनाया से खुलकर बात करूंगा। मैं चाहता था कि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने पैरों पर खड़ी हो। पढ़ाई पूरी होते ही वह कुछ दिनों के लिए शिमला चली गई थी और उसी बीच मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। इस शादी के बारे में शनाया को कुछ पता नहीं था।
क्योंकि कॉलेज में सिर्फ 2 लोग ही ये सच्चाई जानते थे, एक प्रिंसिपल और वह सीनियर प्रोफेसर जो मेरे बहुत करीब थे। उनके अलावा किसी को यही नहीं मालूम था कि मैं अब शादीशुदा हूँ, और यही छुपा हुआ सच अब मेरी ज़िंदगी को और उलझाता जा रहा था। और वह मुझे अपने साथ कैंटीन में ले गई, कहने लगी कि उसे मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं जब कैंटीन में गया तो वह बिना कोई झिझक के मेरी बोतल उठाकर उस अपने होठों से पानी पीना शुरू कर दिया। मैं एकदम चौंक गया और खुद को संभालते हुए बोला, अरे शनाया, ये क्या करी हो? वह हंसते हुए बोतल से पानी पीती रही। उसकी मस्ती भरी आंखें मुझे देखते ही मुस्कुरा रही थी। लेकिन तभी पीछे से मुझे चेतावनी सी मिली। अंजलि और उसके दोस्त कैंटीन में लंच करने के लिए आए। मेरी नज़र जैसे अंजलि पर पड़ी, वह तुरंत शनाया की तरफ झुकी। उसकी निगाहों में गुस्सा और खौफ दोनों झलक रहे थे। इसी बीच शनाया अचानक मेरा हाथ पकड़ बैठी। मैं तुरंत अपनी पकड़ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हल्की गर्म पकड़ मुझे रोक रही थी। दूसरी तरफ अंजलि मेरे और शनाया को घूरते हुए खड़ी थी। उसकी खूंखार भरी निगाहें मेरी नसों से गर्मी घोल रही थी। मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था, लेकिन खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? मैंने मन ही मन कहा। शनाया मेरे हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रही थी, और मुझे लगा कि वह जानती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और फिर भी ये सब मजाक कर रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता ताकि कोई समझ ना सके कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मैंने मन ही मन कहा, अब संभलना पड़ेगा, वरना अंजलि का गुस्सा कुछ भी करवा सकता है। मैंने अपनी पकड़ शनाया की तरफ बढ़ाई, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अंजलि की नज़रें मेरी तरफ टिकी थी और वह झुकी नहीं। उसकी हरकतें मुझे भीतर तक झकझोर रही थी। मैं सोच रहा था कि अब मुझे शनाया को यहाँ से हटाना होगा, वरना अंजलि का गुस्सा और बढ़ जाएगा। मेरी आंखों में चिंता थी और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैंने धीरे से शनाया से कहा, चलो बाहर चलते हैं, यहाँ रहकर कुछ ठीक नहीं होगा। शनाया ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मासूमियत थी, पर भीतर उसकी आंखों में वह शरारत भी झलक रही थी, जिसने मेरी सारी प्लानिंग को उलझा दिया था। मैं उसे धीरे से अपनी ओर खींचते हुए कैंटीन से बाहर निकाला। शनाया के साथ कैंटीन से बाहर निकलते ही मेरे दिमाग में अजीब सी उथल पुथल शुरू हो गई थी। मैं खुद ये सवाल करता रहा कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। कल रात ही मैंने अंजलि से साफ कह दिया था कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, न पति पत्नी वाला और न ही किसी हक का। जब मैंने उससे पूछा कि उसके साथ वह लड़का कौन था, तब उसने भी तो मुझे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उस वक्त उसने न विरोध किया न सफाई दी। तो फिर आज मुझे क्या हो रहा है? सच तो यही था कि मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद को ही मानता था। इन्हीं उलझी सोचों के साथ मैं शनाया के साथ पार्क की तरफ बढ़ चुका था। मैं इससे पहले कुछ कहने वाला था कि तभी पीछे से एक छात्रा दौड़ती हुई आई और बोली कि विहान सर, प्रिंसिपल आपको तुरंत अपने केबिन में बुला रहे हैं। ये सुनकर मैं चौंक गया। बिना किसी वजह प्रिंसिपल का बुलावा आना अजीब था। मैंने शनाया को बस इतना कहा कि हम बाद में बात करेंगे, और मैं प्रिंसिपल के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन रास्ते में अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे जबरदस्ती पास के स्टोर रूम में खींच लिया। इससे पहले कि मैं उस चेहरे को देख पाता कि उसकी आवाज़ ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी। उसके चेहरे पर गुस्सा खुलकर झलक रहा था। उसने मेरे कॉलर को पकड़ा था और उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। गुस्से में वह लगभग दहाड़ते हुए बोली, वह लड़की कौन थी, और क्या मुझे याद नहीं कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ? उसने मुझसे सवाल किया कि मैं किसी लड़की के इतना करीब कैसे बैठ सकता हूँ, और वह मेरी बोतल से पानी कैसे पी सकती है। उसके लहजे में शक था, अधिकार था और जलन भी। उसके चेहरे को देखकर एक पल के लिए मुझे हंसी आ गई, शायद इसलिए क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अंजलि को फर्क पड़ रहा था। लेकिन मैंने अपनी मुस्कान को दबा लिया और खुद को सख्त दिखाने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा कि आखिर वो होती कौन है मुझसे इस तरह सवाल करने वाली? जब कल मैं उसे सवाल करा था तब तो उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, तो आज उसे भी मुझसे कुछ पूछने का हक नहीं है। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि हमारी ज़िंदगी अलग अलग है, और ये शादी हालातों की वजह से हुई थी और जल्दबाजी में। यह बात वह भी जानती थी और मैं भी, इसलिए उसे मेरे रास्ते में आने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर मैं स्टोर रूम से बाहर निकल आया। बाहर आते ही मेरे अंदर अजीब सी खुशी फूट पड़ी। मुझे साफ समझ आ गया था कि अंजलि जेलस महसूस कर रही थी। यह एहसास मेरे अहं को तसल्ली दे रहा था, लेकिन मैं इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। फिर दिमाग शनाया की तरफ चला गया। कॉलेज के दिनों से ही वह मुझसे जुड़ी हुई थी, यह बात अच्छी तरह मैं जानता था। वह मुझसे प्यार करती थी और मैंने कभी उसे पूरी तरह दूर भी नहीं किया था। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाता कि मेरी शादी हो चुकी है, तो वह गुस्से में क्या कर बैठे, ये सोचकर ही मुझे डर लगने लगा था। शनाया अमीर घर की लड़की थी, जिसने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं देखी थी। अगर उसे सच्चाई पता चलती तो न जाने वह अंजलि के साथ क्या कर बैठती। यही डर मुझे सच छुपाने पर मजबूर कर रहा था। शाम को मैं शनाया के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। दिल के किसी कोने में यह बात लगातार चुभ रही थी कि मुझे उसे सच बता देना चाहिए कि मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन हर बार जब मैं बोलने की हिम्मत जुटाता, शनाया की जिद और बढ़ जाती। वह बार बार यही कहती रहती कि वह आज ही अपने मम्मी पापा को मेरे हमारे रिश्ते के लिए भेज देगी। उसका कहना था कि वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। पूरे 3 साल उसने मेरा इंतज़ार किया है।
मैंने ही उससे कहा था कि पहले पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद शादी की बात करेंगे। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसका यह हक जताना मुझे गलत भी नहीं लग रहा था। मैं जानता था कि अगर मैं सीधे शनाया को मना करूंगा या उसे अपनी शादी की सच्चाई बता दूंगा तो वह टूट सकती है या फिर कोई गलत कदम भी उठा सकती है। आजकल कॉलेज के माहौल में ऐसा होना आम हो चुका है और यही डर मुझे भीतर से खा रहा था। मैंने तय किया कि मैं उसके घर वालों से खुद जाकर बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि शनाया को सीधे कुछ कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, लेकिन वह बार बार अपनी ही बात दोहराती रही और मेरे और करीब आने की कोशिश करती रही और यही सब मुझे भीतर से बेचैन कर रहा था। आखिरकार मैंने कोई बहाना बनाया और अचानक घर लौट आया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि अंजलि बेचैनी से कमरे के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। मुझे देखते उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वह घड़ी की तरफ देखते हुए बोली कि मैं इतनी देर कहाँ था। वह लगातार कॉल कर रही थी और मेरा फ़ोन भी बंद आ रहा है। तब जाकर मैंने देखा कि मेरा फ़ोन सच में बंद हो चुका था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही अंजलि मेरे बेहद करीब आ गई। उसकी आवाज़ में झुंझुलाहट और डर दोनों थे। उसने पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, हमारी शादी को अभी 2 दिन ही हुए हैं। मैंने झट से सिर झटकते हुए कहा कि वह किस शादी की बात करी है। मैंने तो शादी की रात ही साफ कह दिया था कि ये सिर्फ एक समझौता है। ये शादी हमारे परिवार वालों की रजामंदी से हुई है, ना कि हमारी रजामंदी से। मैंने उसे याद दिलाया कि जब मैंने उसे सवाल किया था तब उसने भी तो कोई जवाब नहीं दिया, तो अब उसे भी मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं बनता। इतना कहकर मैं अपनी टाई निकालते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया, लेकिन अंजलि फिर से मेरे सामने आ गई। इस बार उसकी आवाज़ में दर्द था, गुस्सा था और टूटन भी थी। उसने कहा कि चाहे ये शादी परिवार वालों की मर्जी से हुई है, लेकिन उसने मुझे भगवान को साक्षी मानकर स्वीकार किया है और एक पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी ना देखूं। उसकी बातें सुनकर एक पल को मुझे तरस भी आया और खुद पर हंसी भी। मैं खुद नहीं जानता था कि हमारे रिश्ते की असली पहचान क्या है। हम दोनों ही इस रिश्ते से अनजान थे, बिना पूछे इसमें बांध दिए गए। फिर भी ये सच था कि अंजलि को इस तरह जलते और परेशान होते देखना अच्छा लग रहा था। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा कि वह ज़्यादा बोलने लगी है तो मैं उससे के घर भेज दूंगा। मैंने दो टूक कह दिया कि मैंने ये शादी सिर्फ अपने माता पिता की वजह से की है और वह यह भी भूल रही है कि ये रिश्ता दोनों परिवार के बीच एक बिजनेस डील की तरह तय हुआ है। अगर उसकी कज़न शादी के वक्त भागती ना तो आज ये सब कभी ना हो पाता। मैंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो वो उसकी कज़न थी, ना कि मैं। और अब हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। उसे भी आज़ादी है जिससे चाहे बात करे और मुझे भी। मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था कि उस वक्त अंजलि का चेहरा देखने लायक होगा। गुस्सा, बेबसी और टूटे भरोसे का मिला जुला था रूप। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में मैं किताब लेकर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था और पन्ने पलटते हुए मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे कल रात के सारे उलझे हुए ख्याल कुछ देर के लिए थम गए हो। तभी अचानक एक छात्रा घबराती हुई दौड़ती हुई अंदर आई और ऊंची आवाज में बोली, सर, शनाया बाहर कॉरिडोर में बेहोश हो गई है। शनाया का नाम सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मैं बिना कुछ सोचे समझे किताबें वहीं छोड़कर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। कॉलेज के कॉरिडोर के दरवाजे के पास शनाया जमीन पर गिर पड़ी। आसपास भीड़ जमा होने लगी थी। मैंने बिना देरी के उसे अपनी बाहों में उठाया और स्टाफ रूम के अंदर ले गया। पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे देने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखें खुली और होश में आते ही उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। वो मुझे देखते हुए बोली, मुझे पता था आप मुझे ही बचाने आएंगे, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं और आपको मेरी बहुत परवाह है। उसकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सच में बेहोश हुई थी या सिर्फ नाटक था। मैंने स्वयं से उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तभी शनाया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींचने लगी। मैं तुरंत पीछे हट गया और सख्त लहजे में बोला, शनाया, ये क्या करी हो? अपने आप को संभालो। वह मेरे चेहरे को छूते हुए बोली, शादी के बाद आप कितने बदल गए हैं, कितने दुबले हो गए हैं। शादी, ये शादी शब्द सुनते ही मैं चौंक गया। शनाया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे सब पता है आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप खुश नहीं हैं। ये शादी जल्दबाजी में हुई है। जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली थी वो तो मंडप से भाग गई और फिर परिवार वालों ने ज़बरदस्ती ये रिश्ता करवा दिया। मैं हैरानी से पूछा, तुम्हें ये सब किसने बताया? शनाया ने बेझिझक कहा, कल जब मैं आपके घर आई थी तो आपकी माँ ने मुझे सब बता दिया। सर, ये शादी तो सिर्फ एक समझौता है। आप उसे तलाक दे दीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपका पहला प्यार हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये कहते हुए मेरे और करीब आने लगी। मैं घबरा गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शनाया सुनने को तैयार नहीं थी। उसी पल उसने मेरी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश की। मैं उसे खुद से अलग करने वाला था कि अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। शनाया झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने पलट कर देखा तो सामने अंजलि खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा, अपमान और दर्द साफ झलक रहा था। वह तेज आवाज में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है तुम उस पर जबरदस्ती कर रही हो? शनाया भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह उठते हुए पलटकर बोली, और तुम्हें किस हक से बोलने का अधिकार है? यह शादी तो सिर्फ एक समझौता है, एक मजबूरी है, एक डील है।
विहान सर मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। अंजलि आगे बढ़ी और उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। शादी मजबूरी से हुई हो या नहीं, वो हमारी लाइफ है और हम दोनों पति पत्नी हैं, और किसी शादीशुदा आदमी को अपने प्यार के नाम पर बर्बाद करना गलत है। तभी मैं बीच में आ गया। मैंने साफ और ऊंची आवाज़ में कहा, बस बहुत हो गया। मैंने शनाया की ओर देखते हुए कहा, हाँ मेरी शादी हो चुकी है अंजलि से, और मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता और ना ही देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही वहाँ के खड़े सभी लोग छात्र सुन रह गए। शनाया का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में शर्म और हार साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसी दिन पूरे कॉलेज को पता चल चुका था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी कोई और नहीं बल्कि अंजलि है। शाम को जब हम दोनों घर लौटे तो घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने अंजलि के सामने खड़े होकर सिर झुका लिया। भारी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। शनाया कॉलेज के दिनों से मेरे पीछे थी। मैं उसे समझाना चाहता था, लेकिन हालात बिगड़ गए। तभी मेरी पत्नी अंजलि कुछ देर के लिए चुप रही और उसके चेहरे पर बीते दिनों की उलझन और पछतावे की हल्की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने एक लंबी सांस ली और धीमे लेकिन सच्चे स्वर में बोली, गलती मेरी भी है। उस दिन जब आप मुझसे पूछे थे कि वह लड़का कौन था, तब मुझे आपको सच बता देना चाहिए था। अगर मैंने उसी वक्त जवाब दे दिया होता तो शायद हमारे बीच इतनी बड़ी गलतफहमी कभी पैदा ना होती। मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहते ही अंजलि मेरे गले लग गई। उसके अचानक यूं बाहों में समा जाने से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। आज इतने दिनों के बाद हम सच मायनों में एक हुए थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जिस लड़की की तलाश मैं कब से करता आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अंजलि ही थी, जो मेरी नज़रों के सामने होते हुए भी मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और पूरे विश्वास के साथ कहा, अब से हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मानता हूँ कि हमारी शादी जल्दबाजी में हुई, हालातों के दबाव में हुई, लेकिन अब हम दोनों मिलकर इसे पूरी ईमानदारी और प्यार से निभाएंगे। अंजलि ने भी मेरी इस बात पर सहमति जताई और सिर हिलाया, और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि ये रिश्ता मजबूरी नहीं, एक खूबसूरत जिम्मेदारी बन चुका है। उसके बाद हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे सुकून की राह पर चल पड़ी। अंजलि ने न सिर्फ मेरे परिवार का दिल जीता बल्कि मेरा भी हर तरह से ख्याल रखने लगी। वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरे मन से ध्यान देती थी और कॉलेज में टॉप करके उसने मुझे और मेरे परिवार को गर्व महसूस करवाया था। कुछ समय बाद जब हमें ये खबर मिली कि अंजलि माँ बनने वाली है तो हमारी खुशियों का कोई सीमा ना रही। लेकिन ज़िंदगी एक बार फिर हमें परखने आई थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि अंजलि की वही कज़न जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो वापस लौट आई है। जिस लड़के के साथ वह भागी थी उसने उसे छोड़ दिया और उसके माता पिता भी अब उसे अपनाने से इनकार कर चुके हैं। यह सब सुनकर मेरे मेरे मन में बस एक ख्याल आया, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर मेरी शादी उस लड़की से हो जाती तो शायद मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पर होती मैं ये सोच भी नहीं सकता था। अंजलि के आने से मेरी ज़िंदगी संवर चुकी थी और मुझे एक ऐसी धर्मपत्नी की ज़रूरत थी जो समझदार, सहनशील और सच्चे दिल वाली हो, और अंजलि वैसी ही थी। और तब मुझे यकीन हो गया कि कभी कभी जो रिश्ते किस्मत ज़बरदस्ती जोड़े जाते हैं वह समय के साथ सबसे खूबसूरत बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।